हाय फ्रेंड्स। वैसे आपको बता दूं, ये जो आर्टिकल नंबर 324 टू आर्टिकल नंबर 329 है, कहीं ना कहीं हमने इसको पीआईक्यू में भी कवर कर रखा है। और आर्टिकल 324 पे तो मेरा पूरा का पूरा एक लेक्चर है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसको जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी देख सकते हैं। फिर सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बना दिया है, जिसके अंदर मैंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जिट पोल वर्सेज ओपिनियन पोल, या फिर जो भी इलेक्शन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी मैंने कवर कर दिए हैं। तो आपको पूरा एक अच्छा खासा उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं सोचा मैंने कि आर्टिकल भी कवर कर देते हैं। क्यों आर्टिकल को मिस करना है यहाँ पे? क्योंकि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है आजकल आते हैं, डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल पूछा जाता है। तो सोचा कि कवर कर लेते हैं आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329, क्योंकि ज्यादा अगर हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया आर्टिकल 324 तो पढ़ाती। क्यों पढ़ाती? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डायरेक्टली दिया है, उनके पावर, फंक्शन, ड्यूटी सब दिया है उसके अंदर। बाकी आर्टिकल 326 कभी कभी कोई पढ़ा दे तो पढ़ा दे, आर्टिकल 329 तो कोई क्या ही पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता कोई, अनलेस आप खुद इतने सेल्फ मोटिवेटेड ना हो। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। थोड़ा सा इसको आर्टिकल वाइज ही जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने की कोशिश करेंगे। की फैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे हम जरा। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 15 में आता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा पार्ट है, तो दैट इज पार्ट नंबर 15। ओके, और किससे डील करता है भाई? पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। अब यहाँ पे क्या रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? आपको पता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ये डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में यही दे देते हैं कभी कभी कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। किसका भाई? पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड विधान परिषद, जहां पे भी 6 स्टेट है वहां पे विधान परिषद है, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो टोटल 4 ऑफिसेस ऐसे हैं जिनका इलेक्शन कराने की ड्यूटी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कभी डिस्प्यूट अगर होता है तो अंडर आर्टिकल नंबर 70 किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाता है। दैट इज द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, क्या मेक श्योर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी करता है, जिससे कि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। वैसे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। देन टू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेक श्योर करता है कि एनी कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और एनी पार्टी वॉयलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिप्रीमेंड करता है। रिप्रीमेंड मतलब उसको पनिशमेंट देता है, पेनल्टी देता है। जैसे बोलता है कि तुम्हारा 2 दिन का कैंपेन बंद। अब 2 दिन का कैंपेन बंद मतलब एक तो लिमिटेड डेज मिलते हैं कैंपेन करने के लिए, उसमें भी 2 दिन का आपने बंद करा दिया तो फिर लॉस है ना एक पार्टी के लिए वो। तो ये सब चीजें की जाती हैं। अब देखिए आर्टिकल 324 पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके अंदर 3 मेंबर की बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। स्टार्टिंग में वैसे सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 1999 में जब एज कम की गई, 21 से 18 की गई, तो मल्टी मेंबर बनाया गया। फिर वापस से सिंगल किया, लेकिन अभी के टाइम पे मल्टी मेंबर ही है। वो 1 साल बाद वापस मल्टी मेंबर कर दिया था। तो ये सब चीजें, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा अभी का। एक चीफ होता है, 2 कमिश्नर होते हैं, तीनों का डिसीजन मेजोरिटी पे लिया जाता है। ऐसा नहीं कि चीफ की ज्यादा पावर है, तीनों की इक्वल पावर है वहां पे। एंड दे आर इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनकी रैंकिंग बराबर होती है, चीफ की बराबर होती है टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 325 के बारे में, इलेक्टोरल रोल। अब क्वेश्चन ये आता है कितनी बार की इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कौन करता है? तो देखिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है यहाँ पे बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली बार पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भाई इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है। ओके, एक ही इलेक्टोरल रोल, मतलब इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब है कि आपके नाम उम लिखे होते हैं ना उसके अंदर, कि आपकी फैमिली में जो भी है, आप 18 साल से ऊपर होंगे तो आपका नाम उसके अंदर आ जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि किसी पर्सन के साथ नो पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग वोटर बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया एक ही है, 18 साल, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे किसी भी बेसिस पे आपके साथ आपके धन दौलत, आपकी अमीरी गरीबी भी, कहीं पे भी आपका जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन 18 साल से या 18 साल के ऊपर है, आपका नाम उसके अंदर आ जाएगा। अ सिंगल इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड फॉर द एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल कौन प्रिपेयर करेगा। ये सब ऑलरेडी दे रखा है आर्टिकल नंबर 325 में। देखिए सेपरेट वोटर लिस्ट कैन नॉट बी मोड फॉर हिंदू, मुस्लिम और विमेन। ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम नहीं है कि सेपरेट वोटिंग लिस्ट बन रही है। यहाँ पे सिंगल वोटिंग लिस्ट बन रही है, दैट इज सिंगल इलेक्टोरल रोल बन रहा है सबके लिए। यहाँ पे कोई इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि भाई हम लोग ब्रिटिश के जमाने में नहीं रह रहे, हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसमें रह रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे, तो सबको वोटिंग राइट है।
यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन इस बीच में नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जैसे सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस वहाँ पे आर्टिकल नहीं मेंशन होता है, तो सोचा मैंने आर्टिकल के साथ पढ़ा दूं आपको। मैंने ऑलरेडी आप सबके बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 324 तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसके अंदर बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही चीजें मैंने मेंशन की है जो आपकी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे रहे। अदरवाइज पूरा आर्टिकल पढ़ने लगेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर। चलिए, आर्टिकल 326 ये बहुत बार पूछा हुआ है कि राइट टू वोट की जब बात की जाती है ना, जो 18 साल से ऊपर की बात की जाती है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की जाती है, जो वर्ड लिखा है यहाँ पे एडल्ट सफरेज, वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? डायरेक्टली पूछा हुआ है, दैट इज आर्टिकल नंबर 326। सीधी बात है। और आपको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 21 साल से हटा के एज 18 साल की गई थी, मतलब कम की गई थी, रिड्यूस की गई थी एज। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखता हूँ PYQ है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल है PYQ, वैसे बता दूं आपको। लेकिन यहाँ पे 18 साल के आप वो हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, कास्ट, सेक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वोट देने का अधिकार है, 18 एंड 18+ आप जाके वोट डालिए। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है, राइट टू वोट की कहां पे बात की गई है, आर्टिकल नंबर 326 में। आपको ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद होना चाहिए। अगर मेरे साथ आप PIQ कर रहे हैं तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद हो जाएगा ये ऑलरेडी। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द, ये देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हमेशा पूछा गया। अब क्वेश्चन नहीं आता है कि इलेक्शन से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा, पहली बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए। लॉज बनाने की ड्यूटी यहाँ पे पार्लियामेंट को है या फिर स्टेट को है, स्टेट असेंबली को है। अगर स्टेट इलेक्शन की बात है तो स्टेट असेंबलीज को पावर दी जाएगी, और अगर इससे रिलेटेड है लोकसभा मतलब सेंटर का इलेक्शन है तो यहाँ पे लोकसभा एंड द राज्यसभा, दैट इज पार्लियामेंट को पावर है यहाँ पे। सो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ रिलेटेड टू द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। वेयर एज आपको बता दूं मैं कि स्टेट असेंबलीज को भी अपने लेवल पे पावर है, लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि पहले से अगर लॉ बना के रखा है पार्लियामेंट ने तो पार्लियामेंट की चलेगी, फिर स्टेट असेंबली उसके ऊपर लॉ नहीं बनाएगा। अदरवाइज बाकी चीजें क्या है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑलरेडी हम जानते हैं फॉर द वोटर रजिस्ट्रेशन, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दैट इज 1951 फॉर द प्रोसीजर एंड डिस्क्वालिफिकेशन के ऑलरेडी ये लॉ बन रखा है, जिसके थ्रू यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु विल मेक द लॉ फॉर द इलेक्शन? पार्लियामेंट। क्या लाइन होगी? नॉट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। चलिए, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक इलेक्शन लॉज, वही बताया ना आपको मैंने कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के लिए। ओके, लेकिन अगेन पॉइंट ये आता है कि ऑलरेडी अगर लॉ बना रखा है पार्लियामेंट ने, देन इट विल फॉलो। इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ ऑन द इलेक्टोरल रोल, देन स्टेट कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी लॉ, उसके ऊपर कोई वापस दूसरा लॉ नहीं बना सकता, पार्लियामेंट का लॉ वहां पे प्रिवेल करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए एग्जाम में यही पूछा था कि हु हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑन द फॉर द इलेक्शन, देन दिस पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ। हम प्रेफर उसी को करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल नंबर 329, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि क्या यहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है इलेक्शन मैटर में? देखिए, जुडिशरी को सीधा बोला है आप नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं अनलेस आपके यहाँ पे कोई पिटिशन नहीं डाला जाता है। जब तक इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई पिटीशन नहीं डाला जाता है तब तक आप अपने यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सीधी बात आर्टिकल में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन संभालने की बात बोली जाती है, दे अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों फालतू में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे वो लोग? तो एक एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट पूछा गया है, आर्टिकल 329 का स्टेटमेंट उठा के उन्होंने दिया था। क्या कोर्ट अपनी खुद की मर्जी से वहां पे सुमोटो पावर है क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को? नहीं, कोई सुमोटो पावर नहीं है उनको, खुद से जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे इसके ऊपर हो जब तक वहां पे पिटीशन फाइल नहीं किया जाता डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। सो कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वंस इलेक्शन प्रोसेस हैज बीन डन एंड इफ देयर इज एनी वायलेशन और समथिंग, देन it will be scrutinized by the Election Commission of India, and if election petition is filed, then High Court and the Supreme Court enters there. सिंपल सी बात है। अदरवाइज उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट। चलिए, तो ये आपको थोड़ा ये देख लीजिए। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डायरेक्टली बात करता है, मल्टी मेंबर बॉडी है। आर्टिकल 325 नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल। 18+ सिटीजन दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सीधा सीधा पूछा जाता है। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। इवन आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो मेक द लॉ, बट पार्लियामेंट लॉ विल फॉलो इफ इट इज देयर। आर्टिकल 329 कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। तो सीधा आपको एक एक वर्ड में मिल गया, एक समरी मिल गई आपको। और देखिए, ये हर एक आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा है। एवरी आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, एवरी आर्टिकल इज अ PIQ।
सिंपल सी बात है। और 324 के ऊपर तो अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा वहां से पढ़ सकते हैं। तो मेरा आज का पर्पस ये नहीं था कि मैं हर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ाऊं, मेरा ये था कि हर एक आर्टिकल को हम कवर कर पाए, मेरा पर्पस ये था आज का। और वैसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इससे पहले भी कवर किए हैं जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन हमें लगता है कि कहां से पूछा जा रहा है। जैसे कि आर्टिकल 109 और आर्टिकल 10 के ऊपर मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया है, आप वो देख सकते हैं। आर्टिकल 361 मैंने अलग से पढ़ाया है। तो ऐसे आर्टिकल्स में पढ़ाता रहता हूं, क्योंकि पर्पस वही है मेरा कि वहां से डायरेक्ट जब क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में डाउट ना रहे कि कहां से आ रहा है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्योंकि लक्ष्मीकांत का प्रॉब्लम है कि लक्ष्मीकांत में आपको आर्टिकल वाइज आपको नहीं मिलेंगी चीजें, वो कहानी के फॉर्म में है। तो मेरा पर्पस है कि आर्टिकल में पढ़ लें, ये भी एक अच्छा तरीका है। एक क्विक रिकैप हो जाएगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा। वैसे एग्जाम 1 महीने बाद है, ये आपके लिए रिवीजन के काम कर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर्मेलिटी के लिए, बट चलिए कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है।